मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऊष्मागतिकी भौतिकी में आज का जो विषय है वो ये है कि सरंध्र डार्ट प्रयोग के जो परिणाम था उसकी व्याख्या करेंगे और उसमें जूल थॉम्सन कोफिशिएंट के फॉर्मूले का मान निकालेंगे। तो इसके लिए एक सीसी हमने एक ऊष्मारोधी बेलन लिया है जिसमें कि जी सरंध्र डार्ट है, वह इसके दोनों ओर कुछ अलग दो पिस्टन हैं ए और बी, और ये दोनों भी पूर्णतः ऊष्मारोधी है। तो इसमें जैसे कि जूल थॉम्सन प्रसरण में क्या होता है कि जब कोई गैस उच्च दाब से निम्न दाब की ओर सरंध्र डार्ट में से प्रसारित होती है तो वहाँ पे एक थ्रोटलिंग प्रोसेस होती है, उपरोधी प्रक्रम। इस थ्रोटलिंग यानी खिंचाव होता है। जब गैस उच्च दाब से निम्न दाब की ओर सरंध्र डार्ट में से प्रसार होती है तो गैस के अणुओं का खिंचाव होता है। खिंचाव में जो एनर्जी लगती है वो गैस के द्वारा ही लगती है, उसकी आंतरिक ऊर्जा ही वह होती है, इसलिए उसके ताप में कमी आ जाती है और गैस की कूलिंग हो जाती है। तो ये सरंध्र डार्ट प्रयोग था। और इस सरंध्र डार्ट प्रयोग में ये जो सीसी बेलन है इसमें ए पिस्टन और जी सरंध्र डार्ट के बीच में गैस का दाब P1 V1 T1 है और पिस्टन ए और बी को इस तरह से व्यवस्थित करते हैं कि ए पिस्टन की ओर गैस का दाब उच्च रहे और बी पिस्टन की ओर प्रसारित होने पर दाब का मान निम्न रहे और आयतन का मान, प्रारंभिक आयतन V2 का मान V1 से ज़्यादा हो जाता है। इस तरह से ये इसका रिजल्ट आता है। अब इस रिजल्ट में कि गैस के प्रसरण में किया गया कार्य, संपीड़न, ये हो गई फर्स्ट। यहाँ से गैस इस सरंध्र डार्ट में से प्रसारित हुई तो गैस संपीड़ित हुई, तो संपीड़न में किया गया कार्य, संपीड़न में किया गया कार्य थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार जो किया गया कार्य होता है वो होता है पीडीवी। अब जो आयतन में चेंजेज आएंगे वो ये हैं कि हायर वॉल्यूम से दाब जीरो की ओर होगा। मतलब संपीड़न, किसी गैस को संपीड़ित करेंगे तो आयतन किसी आयतन से आयतन को क्या कर रहे हैं, जीरो कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो आयतन है वो V1 आयतन से आयतन को जीरो कर रहे हैं, तो आयतन की लिमिट V1 टू 0। तो गैस के संपीड़न में किया गया कार्य इंटीग्रेशन V1 टू 0 लिमिट P1 dV। इसका जो दाब है संपीड़न में वो है P1, और तो यहाँ से इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो P1 V की लिमिट पुटअप करेंगे तो पहली 0 आ गई, तो इसलिए माइनस P1 V1। ये संपीड़न में गैस द्वारा किया गया कार्य। अब गैस क्या है, यहाँ से इस सरंध्र डार्ट में से प्रसारित होती है। तो प्रसरण में किया गया कार्य, तो प्रसरण में ये वॉल्यूम 0 से प्रसारित होती है, तो मान लेते हैं जो इसका जो प्रसरण है वो इस V2 आयतन तक होती है गैस प्रसरित। तो इसमें किया गया कार्य 0 टू V2 P2, गैस के उस तरफ जो B पिस्टन की तरफ जो दाब है वो है P2 और dV आयतन में परिवर्तन। तो इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व किया तो P2 V2। इस तरह से ये संपीड़न में किया गया कार्य और ये गैस के प्रसरण में किया गया कार्य। तो गैस द्वारा किया गया कुल कार्य, संपीड़न में किया गया कार्य P2 V2, प्रसरण में किया गया कार्य P2 V2 माइनस P1 V1, ये संपीड़न में किया गया कार्य। तो ये टोटल कार्य इस गैस के द्वारा किया गया कार्य। चूँकि ये जो हमने बेलन लिया है ये पूर्णतः ऊष्मारोधी है, ऊष्मा का बाहर से कोई भी आदान प्रदान नहीं हो रहा है, इसलिए जब गैस उच्च दाब से निम्न दाब की ओर इस सरंध्र डार्ट में से प्रसारित होती है तो उसके अणुओं में खिंचाव होता है। अणुओं में खिंचाव में जो ऊर्जा व्यय होती है वो गैस के द्वारा ही दी जाती है, तो गैस की आंतरिक ऊर्जा व्यय होती है। तो मान लेते हैं कि गैस में प्रसरण से पहले जो आंतरिक ऊर्जा है वो U1 है और प्रसरण के बाद जो आंतरिक ऊर्जा है वो U2 है। तो आंतरिक ऊर्जा बाद में कम हो जाएगी। प्रसरण के बाद में जब गैस प्रसारित होगी इस सरंध्र डार्ट में से तो उसके आंतरिक ऊर्जा में कमी होगी, तो ये U2 का मान U1 से कम होगा, इसलिए आंतरिक ऊर्जा में कुल परिवर्तन गैस की U1 माइनस U2 आएगा। और इस आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन हुआ है वह गैस के द्वारा किया गया
कुल कार्य के बराबर। तो P2V2 माइनस P1V1, तो पिस्टन ए की तरफ वाले 1 वाले पार्ट को एक तरफ कर लेते हैं, तो U1 और P1V1 इधर आ गया, P2V2 इधर है और U2 को इधर ले गए। ये जो है U प्लस PV ये एंथैल्पी होती है, जैसे कि डेफिनेशन से हम जानते हैं U प्लस PV H एंथैल्पी होती है सिस्टम की। तो ये है U1 प्लस P1V1 ये H1 एंथैल्पी, ये संपीड़न से पहले की, और H2 एंथैल्पी संपीड़न के प्रसरण के बाद की। सरेंद्र डार्ट में से प्रसरण से पहले की एंथैल्पी H1 और H2 प्रसरण के बाद की एंथैल्पी। तो H1 और H2 संपूर्ण ऊर्जा फलन या एंथैल्पी कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सरेंद्र डार्ट प्रयोग में एंथैल्पी का मान नियत रहता है। H जो है वो है कांस्टेंट इन जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट। तो हम इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं इस समीकरण से कंक्लूजन ये है कि यदि P2V2 का मान P1V1 से ज़्यादा है, यदि, क्योंकि इन दोनों का योग है वो क्या रहना चाहिए, नियत रहना चाहिए, इन दोनों के योग के बराबर रहेगा। तो अगर इसमें वृद्धि हो रही है, मान लेते हैं दोनों बराबर है, U1 प्लस P1V1 U2 प्लस P2V2 बराबर होने चाहिए। तो यदि ये है बढ़ा हुआ है P2V2 ग्रेटर देन P1V1 है, तो ये कम होगा, तो U2 का मान कम होगा U1 के रेस्पेक्ट में। तो आंतरिक ऊर्जा में कमी हुई है, आंतरिक ऊर्जा में कमी होती है तो गैस ठंडी होगी, गैस के ताप में कमी होगी, गैस के ताप में कमी होगी तो कूलिंग इफेक्ट होगा। और यदि P2V2 का मान P1V1 के बराबर है तो दोनों की आंतरिक ऊर्जा भी बराबर होगी, यानी कि न तो इसमें कूलिंग होगी और ना ही हीटिंग होगी। गैस का जो प्रारंभिक ताप है, प्रसरण से पहले का ताप है, प्रसरण के बाद का ताप इक्वल होता है। थर्ड पॉइंट इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि यदि P2V2 का मान P1V1 से कम है, इसका मान कम है, तो U2 का मान बढ़ जाएगा और U1 का मान कम हो जाएगा। तो प्रसरण के बाद जो है आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी, आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होते ही गैस के ताप में वृद्धि हो गई, गैस के ताप में वृद्धि हो गई तो उस गैस की हीटिंग हो गई, तापन प्रभाव आ गया। इस तरह से इस इक्वेशन से हम ये 3 कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि गैस की कूलिंग कब होगी, गैस की हीटिंग कब होगी और ये जूल थॉमसन प्रभाव कब नहीं होगा। जब प्रसरण से पहले की आंतरिक ऊर्जा प्रसरण के बाद की आंतरिक ऊर्जा के बराबर होगी तो इस जूल थॉमसन प्रभाव दिखाई नहीं देगा। ये हैं जूल थॉमसन प्रभाव के जो रिजल्ट्स आए हैं उसकी हमने व्याख्या की है। अब हम निकालना चाहेंगे कि जूल थॉमसन कोएफिशिएंट का मान क्या होता है। तो जूल थॉमसन कोएफिशिएंट का मान निकालने के लिए जो एंथैल्पी है वो नियत रहती है, H बराबर U प्लस PV नियत है। तो इसमें परिवर्तन करेंगे तो परिवर्तन 0 आ गया, तो DU प्लस PV, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करें तो DU प्लस P का कांस्टेंट रख दिया, DV प्लस V को कांस्टेंट रख दिया, DP बराबर 0। और ये जो है DU प्लस PdV थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट नियम के अनुसार किसी निकाय को दी गई ऊष्मा उसमें आंतरिक ऊर्जा में खर्च होती है प्लस उस निकाय पर लगे बाह्य बल के विरुद्ध कार्य करने में। और यह जो DQ है यह है ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के अनुसार TdS है, तो ये हो गया DU प्लस PdV। तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं DU प्लस PdV की जगह TdS प्लस VdP बराबर 0। ये हमारे पास में इक्वेशन आ गई, TdS प्लस VdP बराबर 0। तो ये समीकरण, अब चूँकि एंट्रोपी जो है वो गैस की जो एंट्रोपी है वो दाब और ताप का फलन होगी। दाब में परिवर्तन करने से भी एंट्रोपी परिवर्तन होता है, ताप में परिवर्तन करने से भी परिवर्तन होता है। तो इनका ये जो S है वो T और P का फलन है। T और P का जब कोई भी राशि 2 वेरिएबल्स एक से अधिक वेरिएबल पर निर्भर करती है तो उसमें आंशिक अवकलन होगा। तो ds बराबर होगा डेल S डेल P के सापेक्ष, तो T कांस्टेंट हो गया, dP प्लस डेल S डेल T के सापेक्ष हो गया तो P और ये dt। अब ये जो ds का मान है, ds का मान समीकरण इसमें रखने पर T और ये ब्रैकेट में पूरा का पूरा ये ds का मान आ गया प्लस VdP बराबर 0। अब
यह जो है इसमें से ये जो इक्वेशन सेकंड है टी डी एस अपॉन डी टी पी डी टी, इसको हम लिख सकते हैं, इस सेकंड टर्म को हम लिख सकते हैं टी डी एस डी टी। टी डी एस होता है डेल क्यू अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी, और नियत दाब पर ऊष्मा में ताप के साथ परिवर्तन है जो वो स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा Cp के बराबर होती है, जैसे कि हम जानते हैं। तो यहाँ पर इस समीकरण की जगह, इस सेकंड टर्म की जगह टी डेल एस अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी की जगह Cp रखने पर तो हमारे पास में इक्वेशन क्या बन गई, टी डेल एस डेल पी अब एट कॉन्स्टेंट टी डी पी प्लस टी इससे मल्टीप्लाई होगा Cp डी टी एज इट इज प्लस बी डी पी बराबर 0। अब टी वाली टर्म को अलग कर लेते हैं, पी वाली टर्म को अलग कर लेते हैं। तो पी दो जगह है, ये Cp dt तो अलग आ गया, प्लस dp को बाहर ले लिया और इसमें ब्रैकेट में से निकालते हैं टी डेल एस अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी प्लस बी, ये इक्वेशन आ गई। अब मैक्सवेल इक्वेशंस का उपयोग करने पर फोर्थ इक्वेशन ये है कि डेल एस अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी, तो टी को अंदर ले लो, पी को कांस्टेंट कर दो और एंट्रोपी है इसलिए इधर आयतन आ जाएगा और माइनस में आ जाएगा। तो हम इसकी जगह, इस टर्म की जगह ये थर्मोडायनेमिक्स रिलेशन यूज में लेने पर तो Cp dt बराबर dt प्लस V डेल एस अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी की जगह माइनस टी डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी डी पी बराबर 0। अब इसको हम डेल टी अपॉन डेल पी इधर ले आए और Cp को इधर ले जाए, Cp तो ये इधर जाके आएगी तो ये तो पॉजिटिव जाएगी, ये नेगेटिव, टी डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी माइनस वी। तो ये है जूल थॉम्सन प्रसरण में एंथैल्पी नियत रहती है, एंथैल्पी नियत रहती है। तो ये डेल टी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट एंथैल्पी, तो ये कहलाता है जूल थॉम्सन गुणांक, जिसको कि म्यू जे टी, जे फॉर जूल टी फॉर थॉम्सन, ये गुणांक होता है जिसका कि फॉर्मूला होता है 1/Cp टी डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी माइनस वी। तो ये है जूल थॉम्सन प्रभाव में जूल थॉम्सन गुणांक का मान। जूल थॉम्सन गुणांक में ये है कि जूल थॉम्सन प्रसरण में जब गैस को उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रसारित किया जाता है तो उसके ताप में कमी आती है। तो दाब परिवर्तन से ताप परिवर्तन जो है वो जूल थॉम्सन गुणांक कहलाता है एट कांस्टेंट एंथैल्पी। तो ये है जूल थॉम्सन फॉर्मूला। आज के लिए थैंक्स।